नमस्कार, सुबह की सबसे बड़ी बहस के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ क्राइम ब्रांच है तो दूसरी तरफ ईडी है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर पहुंच गई है क्राइम ब्रांच की टीम। आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच। आम आदमी पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया बीजेपी पर, और इसी सिलसिले में जो जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। देखिए, ये टीम अंदर जाते हुए कल भी 5 घंटे के इंतजार के बाद कोई रिसीविंग नहीं मिल रही थी, अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची थी, और आज आतिशी के आवास पहुंची है। आतिशी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, और उनके घर पर भी टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं अधिकारी पहुंचे हैं क्राइम ब्रांच के। एसीपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनके अगुवाई में ये टीम बनी, और ये यहाँ पर भी एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब अंदर जाते हुए क्राइम ब्रांच की टीम आपको हम दिखा रहे हैं। शालिनी और ज्यादा जानकारी दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। शालिनी, अभी पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम, दिखा रहे हैं अंदर जाने की कोशिश हो रही है। शालिनी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है, और यहाँ पर देखिएगा आतिशी के घर पर इनका सरकारी आवास है। बताया जा रहा है कि आतिशी अभी घर पे नहीं है, लेकिन देखिएगा टीम अंदर है और वहाँ पर पहुंची हुई है, और वहाँ पर नोटिस बाकायदा देकर उसके बाद कुछ इनसे सवाल भी कर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सबसे पहले बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी उनके जो एमएलएज हैं उनके संपर्क में है, और 7 एमएलए को बाकायदा 25 करोड़ का लालच दिया गया। उसके अलावा उनसे ये भी कहा गया कि 25 करोड़ के लालच के साथ उनसे ये भी कहा गया कि आपको टिकट भी दिया जाएगा। इस तरह के लालच के बाद इस तरह की बात उन्होंने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाने के बाद बीजेपी बाकायदा गई थी कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के पास। उससे उन्होंने शिकायत की थी इस मामले पे जांच की जाए, कमेटी बनाई जाए। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले सीएम के यहाँ उन्होंने सीएम ऑफिस में वहाँ पर नोटिस दिया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा यहाँ पर आतिशी के घर पे पहुंचे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा अंदर जो है वो टीम है, अंदर जांच कर रही है टीम। और आपको बताऊं कि टीम अभी जस्ट पहुंची है और यहाँ पर नोटिस देगी। हालांकि बताया जा रहा है कि आतिशी घर पे यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ आतिशी के घर से। आतिशी का जो ये सरकारी आवास है, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। ये AB 17 मथुरा रोड पर इनका आवास है। वहाँ से आप सीधी तस्वीरों के साथ बता देते हैं, दिल्ली सरकार में PWD मंत्री आतिशी के घर की तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम को लेकर जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्विक अपडेट इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस वक्त आतिशी का जो सरकारी आवास है उसके ऊपर मौजूद है। कल अरविंद केजरीवाल के घर गई तो तकरीबन 5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के यहाँ खड़ी रही टीम। 5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के यहाँ से खुद अरविंद केजरीवाल ने जब नोटिस रिसीव नहीं किया तो उसके बाद उनके स्टाफ को देकर वापस लौटी। और आज जब चंडीगढ़ से आतिशी मार्लिना पहुंची है अपने आवास पर, तो देखिए क्राइम ब्रांच की टीम सुबह होते ही उनके घर पहुंच चुकी है। और इस वक्त क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। लगातार कोशिश हो रही है आतिशी से मुलाकात की, क्योंकि जो सम्मन है उस पर आतिशी का नाम लिखा है, तो ऐसे में कोशिश होगी क्राइम ब्रांच की। जितेंद्र, जल्द आपके पास आती हूँ। हो सके तो अपनी आवाज भी थोड़ी सी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच लग रहा है। लेकिन इस बीच शालिनी हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और शालिनी, ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखना होगा कि क्या अब कोई रिसीविंग हो पाती है या नहीं, क्योंकि अब आतिशी के घर पर नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। आपने विधायकों की खरीद का आरोप लगाया था, और इस बीच ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां हमारे सहयोगी लगातार हमें ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आतिशी के घर की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। शालिनी के साथ साथ जितेंद्र भी इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ओवर टू यू शालिनी।
मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आतिशी घर पे नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि कैसे यहाँ पर नोटिस कैसे रिसीव होता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये लगातार कहा जाए, क्राइम ब्रांच की टीम बोल रही थी कि हम उनको देकर आएंगे। कल आतिशी कल भी यहाँ पर नहीं थी, इस वजह से कल उनको नोटिस नहीं दिया गया और आज यहाँ पर फिर से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास आतिशी को यहाँ पर आना था, क्योंकि वो सरकारी आवास है यहाँ पर और वो कुछ अपना सरकारी कामकाज के लिए सुबह को यहाँ पर पहुंचती हैं। तो ये अनुमान था कि वो आएंगी और उसके बाद उनको बाकायदा नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आतिशी यहाँ पर नहीं पहुंची है और AB 17 जो मथुरा रोड है यहीं पर उनका सरकारी आवास है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस किया गया है, बीजेपी के जरिए खरीद फरोख्त की गई है उनके विधायकों की, तो उसके सबूत कहां हैं? अब आपको बताते हैं कि विवाद क्या है ऑपरेशन लोटस का। आपने MLA खरीद फरोख्त, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 7 MLA को बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी ने 25-25 करोड़ के ऑफर दिए हैं। हालांकि आपका आरोप यह भी है कि सरकार गिराने की यह साजिश है। बिल्कुल, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पैसे ऑफर के आरोपों को गलत बताया, निराधार बताया। बीजेपी ने आपके आरोपों पर दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की इस बारे में कि आप झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन आपके पास सबूत कहां है? बीजेपी की शिकायत पर फिर क्राइम ब्रांच की जांच शुरू हुई। क्राइम ब्रांच केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। हालांकि इस वक्त की ये निधि तस्वीरें भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्राइम ब्रांच आरोपों पर आपसे सबूत मांग रही है। अब जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम अब पहुंची है नोटिस देने के लिए और ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर पर पहुंची CBI की टीम की। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आतिशी के घर पर पहुंची है। मैं चाहूंगा कैमरामैन सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए ठीक सामने जो आप ये कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही किसी तरीके से आतिशी से उनकी मुलाकात हो पाए। खुद जो क्राइम ब्रांच की ACP है वो इस संबंध अपने नोटिस की तामील कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कल भी अरविंद केजरीवाल को समन रिसीव करवाया गया उनके आवास के ऊपर और समन के अंदर साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब दिया जाए। जो आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए गए हैं उसको लेकर उनके पास अपने घर पर मौजूद नहीं है। क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार कर रही है, एक बार फिर से उन्हें नोटिस देने का प्रयास है। दरअसल इस पूरे मामले पर खंगाला ये जा रहा है कि सबूत कहां हैं? जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदा गया या खरीद फरोख्त की कोशिश की गई बीजेपी की ओर से, तो उसके सबूत का हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार ED भी समन दे रही है, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, समन को इग्नोर कर रहे हैं और इसी पर ही सवाल उठता है कि जांच का सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। ज्ञानेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, अमिताभ सिन्हा जी जुड़ चुके हैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट से, KC कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से लॉयर और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, और जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आतिशी घर पर है नहीं, कल 5 घंटे से ज्यादा का इंतजार क्राइम ब्रांच को केजरीवाल के घर पर करना पड़ा। आपकी तरफ से ये पहल क्यों नहीं हो रही? अगर आरोप लगाया है तो जांच होने दीजिए, कम से कम सहयोग तो करिए इन्वेस्टिगेशन टीम का। देखिए निधि जी, 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। कभी ED के माध्यम से, कभी CBI के माध्यम से, कभी ACB के माध्यम से, कभी दिल्ली पुलिस के माध्यम से, कभी क्राइम ब्रांच के माध्यम से, क्योंकि मोदी जी को यह हजम नहीं हो रहा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में गरीब लोगों के लिए काम क्यों कर रही है, गरीब लोगों को, गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों दे रही है, गरीब के बुजुर्ग के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल क्यों बना रही है, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बना रही है, स्कूल क्यों बना रही है, क्यों बिजली फ्री दे रही है, क्यों पानी फ्री दे रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार आने के बाद आज दिल्ली को हम कह सकते हैं कि दिल्ली में अगर राम राज्य की कल्पना का किसी ने चरितार्थ करने का आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी मकसद के तहत कर रही है। मैं जवाब ले लेती हूं अमिताभ सिन्हा जी, इस वक्त बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आरोप तो बार बार बीजेपी पर लग जाते हैं कि ये सब कुछ आपकी शह पर हो रहा है, आपको गिरफ्तारी का टाइम भी पता लग जाता है, टीम अगर नोटिस देने के लिए पहुंचती है तो मीडिया भी साथ भेज दी जाती है। ये सवाल क्यों बार बार आप ही पर उठा दिए जाते हैं? हाँ, आपने मेरा परिचय सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट के कारण कराया है, तो मैं यदि उसी के आधार पे आपसे बात करूं तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन में मैं नहीं बात कर पाऊंगा। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं, बहुत ही कानूनी पहलू है।
देखिए, मैंने एक भारत के नागरिक के नाते यहाँ पर आपके पास उपस्थिति दर्ज कराई है और कानून के एक विद्यार्थी के नाते। देखिए, भारत में संविधान के आधार पे और कानून के आधार पे शासन चलता है और केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी और केजरीवाल जी, इनकी आदत जो है वो बहुत ही अशालीन और अमर्यादित राजनीति की है। स्पिट एंड रन, माने थूको और भागो। मेरा ये मानना है कि किसी भी जिम्मेदार पार्टी, और यदि इनकी सरकार है दिल्ली में और पंजाब में भी, तो इनको एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी और जिम्मेदार राजनीतिक नेता के नाते व्यवहार करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इसमें 171B आईपीसी के तहत यदि घूस लेना या घूस देना, ये दोनों अपराध है। आईपीसी के इस सेक्शन के तहत केस यदि जिसके ऊपर में आरोप लगा उसने कहा कि प्रूव करो, क्योंकि ये एक राजनीतिक शुचिता का मामला है और उस शुचिता के ऊपर में यदि किसी ने कीचड़ उछाने की कोशिश की और किसने की है, अरविंद केजरीवाल ने, जो ना इसी के लिए बदनाम है कि किसी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, थूक के चाटते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में अब चूंकि ये बहुत ही मामला इनका आगे बढ़ गया है, तो अंडर 171E आईपीसी इनके ऊपर में एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने जो चार्ज लगाया है वो प्रूव करिए, और यदि इन्होंने लगाया है जो चार्ज वो एकदम निराधार है, यही स्पष्ट हुए कि ये भगोड़े बने हुए हैं। ना मुख्यमंत्री उपलब्ध हो रहे हैं, ना इनकी सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री उपलब्ध हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानून के हिसाब से जो ये कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि वो बार बार समन को देख नहीं रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, पेश नहीं हो रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई हो सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। ये देखिए, आप किसी के ऊपर में यदि चार्ज लगा लेते हैं, कानूनी तौर पर किस तरीके से पर्सनल रिसीविंग नहीं हो रही है, इसको लेकर केसी कौशिक सर से मैं सवाल करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले आतिशी को नोटिस पर इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस को निर्देश दे दिए हैं। आतिशी के दफ्तर कर्मचारी नोटिस रिसीव करेंगे। अभी आतिशी दिल्ली नहीं बल्कि चंडीगढ़ में मौजूद है। अब पर्सनल रिसीविंग को लेकर ही पिछले कई घंटों में जो हालात यहाँ पर बने गए थे, जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि जितेंद्र, जब केजरीवाल के यहां पर्सनल रिसीविंग को लेकर आधार पूछे गए थे, अब आतिशी के घर पर मौजूद ना होने पर क्या ये नोटिस रिसीव किया जा रहा है, इस वक्त का यही सबसे बड़ा सवाल। ओवर टू यू जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है, खुद एसीपी पंकज अरोड़ा इस वक्त अंदर मौजूद है और कोशिश उनकी है कि आतिशी को नोटिस रिसीव कराएं। लेकिन अगर आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं होती हैं, जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने मौजूदगी होते हुए भी मना किया कि वो खुद समन रिसीव नहीं करेंगे, अपने ऑफिस में उनके समन रिसीव कर दिए जाएं, तो ठीक इसी तरीके से हो सकता है दिल्ली पुलिस अब उनके आवास पर समन रिसीव कराने के बाद यहाँ से निकले। लेकिन अभी तक कोशिश ये है कि आतिशी से उनका संपर्क हो, दिल्ली पुलिस के एसीपी पंकज अरोड़ा का, वो खुद फोन पर उनसे बात करें और उसके बाद इस समन को रिसीव कराए। तो फिलहाल यही कवायद इस वक्त आतिशी के सरकारी आवास के ऊपर चल रही है। और साथ ही ये जो नोटिस है जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, उसमें 3 दिन का वक्त आतिशी को दिया गया है कि 3 दिन के भीतर उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, उन 7 विधायकों का नाम क्या है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो इस संबंध के अंदर सवालों के जरिए पूछने की कोशिश, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास के आरोपों का आधार क्या है, सबूत क्या है। बहरहाल केसी कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार रिसीविंग की हो रही है और आम आदमी पार्टी जब कल सामने आई इंतजार कराने के बाद, तो उनकी तरफ से कहना था कि ये ड्रामा बंद किया जाना चाहिए बीजेपी की ओर से। हालांकि क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, आपने आरोप लगाया, सबूत आपको देने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं दिए जा रहे। ये रिसीविंग के लिए क्या मामला अटक सकता है? क्या इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? आप अगर इसको समझा पाएं। देखिए जहाँ तक इसके रिसीविंग का सवाल है, क्राइम ब्रांच अपना कार्य कर रही है। यदि क्राइम ब्रांच चाहे तो इनको ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भी सर्विस कर सकती है। जो आपको पता होगा कि जब ये क्या नाम है कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद ये जो डीम्ड सर्विस है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के हिसाब से भी मानी जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्राइम ब्रांच है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही है कि ये डायरेक्ट जो है ना जिन पे भी एलिगेशन है उन पर सर्विस हो जाए। यदि उनसे फ़ोन पे बात होने के बाद उनके किसी कर्मचारी पे भी सर्विस हो जाती है तो डीम्ड सर्विस मानी जाएगी, ऐसा कानून कहता है।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं इस बारे में, हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता सर, यही तो सवाल उन्होंने उठाया था कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है, इससे पहले भी तो ईमेल पर कितने सम्मन आ चुके हैं, इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है? टाइमिंग को लेकर तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा ही रही है, और वो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, ऑन कैमरा सब कुछ किया जा रहा है, तो बीजेपी को इस बारे में कैसे पहले पता लग जाता है कि गिरफ्तारी होने लगी है, और क्यों इस बार बाकायदा टीम्स आकर पर्सनल रिसीविंग पर इतना जोर दे रही है? सर सुरभि, पहली बात तो ये है कि देखिए, राजनीति में अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको साबित करने की आधार भी आपके पास होने चाहिए, सबूत भी आपके पास होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है, हमारी ये समझ से परे है, मैं कौशिक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है इस बात पे क्यों आमादा है कि समन जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आतिशी को ही तामील कराया जाएगा। समन तामील कराने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी सिग्नेचर लेकर उसको समन दे दिया जाता है। अगर वो मना करता है तो लिख दिया जाता है कि वो लेने से इनकार किया, और अगर वो घर पे नहीं है, कोई भी नहीं है उनके घर पे, तो दीवार पे चस्पा कर दिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आतिशी इस राज्य सरकार की मंत्री हैं, तो उनके ऑफिस के लोग उसको रिसीव कर लेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप 5-5 घंटे जो नौटंकी कर रहे हैं वहाँ बैठ करके मुख्यमंत्री के निवास पर या इनके आतिशी के निवास पर, ये विशुद्ध रूप से इसको आप पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे हैं। एक बात और सुरभि, अभी हमारे मित्र अमिताभ जी कह रहे थे कि साहब इन लोगों की तो आदत है कि आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी में तो ऐसे लोग भी हैं जो आरोप लगाते हैं कि 64,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला और कितने करोड़ का ये घोटाला, और उसको तुरंत बाद आप अपने हम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो ये रवायत इस देश की राजनीति इतनी विद्रूप हो गई है कि आरोप लगाओ फिर मंत्री बना लो, वॉशिंग पाउडर में धोल करके मंत्री बना दो। बिल्कुल, आरोप दोनों तरफ से लगते हैं, विपक्ष पर भी लग रहे हैं, सत्ता पक्ष पर भी लग रहे हैं। लेकिन एक बात आपने बहुत वाजिब कही जयशंकर सर कि ये इस बात की जिद क्यों है कि केजरीवाल ही रिसीविंग करेंगे या कोई जो आतिशी मंत्री के घर पहुंचे वही रिसीविंग करेंगे? नोटिस कहीं पे भी चस्पा हो सकता है, अधिकारियों को भी दिया जा सकता है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अब देखिए, ये ईडी समन पर पेश न होने के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। ये दूसरा मामला, ईडी की शिकायत पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी। बार बार समन दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। कई बार उन्होंने वजह बताई, लेकिन अब पेश न होने पर शिकायत दर्ज हो चुकी है और 7 फरवरी को सुनवाई है। जल्द इस बारे में भी जानकारी अब दर्शकों के सामने कि ईडी ने आखिर कब केजरीवाल को सम्मन भेजा है और केजरीवाल ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है। हालांकि ये देखिए, 2 नवंबर 2023 को ये खबर आई थी जब पहला सम्मन भेजा गया था, और ये कहा गया इसमें कि विधानसभा चुनाव में वो व्यस्त हैं। इसके बाद खबर आई 21 दिसंबर 2023 को दूसरे सम्मन को लेकर, जिसको लेकर ये कहा गया कि वो विपश्यना में जा रहे हैं, इस वजह से इस सम्मन पर वो जवाब नहीं दे सके थे। जी हाँ, फिर सुरभि समन तीसरा आया, 3 जनवरी 2024 को आया। फिर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वो व्यस्त हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो पाएंगे। चौथा समन आया 18 जनवरी 2024 को। उन्होंने कहा कि गोवा दौरे पर उन्हें जाना है, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। फिर समन 5वां भी आया। बिल्कुल, 2 फरवरी 2024 को यह खबर आई जब कहा गया कि ईडी का समन गैर कानूनी है और गिरफ्तारी करने की साजिश है। हालांकि इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं साजिश को देखते हुए, लेकिन इस बीच केजरीवाल को ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा वार तो किया ही है। बीजेपी ने लेकिन कहा कि केजरीवाल को जवाब देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित झूठे आरोप बताया है। यदि आप मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक भगोड़े भ्रष्टाचारी की तरह ईडी या किसी भी एजेंसी के 5-5 समन को नकारेंगे और जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तो कोई भी एजेंसी कानूनी रूप से जो अगले कदम है उसको अपनाने का काम करेगी। पर अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहेली पार्टी है, उसने भी कहा है कि शराब घोटाले में आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो सवालों का जवाब देने के बदले आज ये ड्रामा, धरना और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। और विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कार्ड देना होगा और अपने आप को संविधान के ऊपर समझना बंद करना होगा। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। धनेंद्र भारद्वाज जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हो रहे हैं ईडी के सामने? देखिए, अब ईडी ने शिकायत भी दर्ज करा दी, क्या वजह है, क्यों नहीं सामने पेश हो रहे हैं? ये सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है जांच को?
देखिए निधि, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी स्क्रिप्ट लिखी शराब घोटाले के नाम पे। पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे, ऑफिस पे, उनके पुश्तैनी घर तक पे रेड हो गई। संजय सिंह के बैंक लॉकर खंगाल लिए, उनका पूरा सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन आज तक सीबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1 रुपए की भी मनी ट्रेल नहीं पकड़ी। बीजेपी कह रही है, बरामद नहीं हुआ। धनेंद्र जी, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे। बीजेपी कह रही है आप अपने आप को, अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, इसलिए जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अगर कोई चीज के आरोप लगे हैं तो जांच में सहयोग करने के लिए तो अधिकार है। जब टीम पहुंचेगी तो उसको सपोर्ट तो करेंगे ना। निधि, इलीगल जो नोटिस होते हैं उसका लीगल जवाब हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हर बार इनसे पूछा है, पहले नोटिस का अभी तक ईडी ने जवाब नहीं दिया कि मुख्यमंत्री जी को किस हैसियत से बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, एक्यूज के नाते बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? ईडी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमिताभ सिन्हा जी इस बात का जवाब तो बार बार कह रहे हैं कि कानूनी रूप से तो सही समन की तामील वो करेंगे, लेकिन ये भी तो इन्होंने कहा ना कि जब 2 साल से मामले की जांच चल रही है तो इस वक्त ही ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले चुनाव में प्रचार से रोकना मकसद है? क्या ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से गिरफ्तारी की तैयारी यहां पर इसलिए भी की जा रही है ताकि ये भी साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये डर है बीजेपी को कि जो बड़ी पैंठ इन्होंने जनता के बीच बना रखी है उसमें बड़ी सेंध आम आदमी पार्टी लगा सकती है? आपने मुझसे पूछा? जी अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये ईडी के स्पोक्स पर्सन जरूर इस पे जवाब दें, क्योंकि मैं यहाँ पर आधिकारिक रूप से इस विषय पे कोई भी बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन जो कानून की जानकारी की दृष्टि से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे शराब घोटाले की बात जो हो रही है, जिसमें कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पैसा लिया गया है, पैसे से गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है, ये सारी चीजें देखिए, पैसा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मिलना, जिसमें पीएमएलए कहते हैं ना, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये इसको पढ़ना पड़ेगा। जो आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको थोड़ी सी राजनीति के अलावा थोड़ी पढ़ाई करें यदि प्रवक्ता हैं तो पीएमएलए केस में होता क्या है कि एविडेंस होता है, क्योंकि पैसा आया और पैसा गया, पैसे की रिकवरी नहीं होती, ये बहुत ही छोटी सी जानकारी उनको चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये केजरीवाल जी को पहले इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया था, पार्टी नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप पार्टी की ओर से आप किसको इसमें पार्टी बनाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद चर्चा हुई कि आप पार्टी के संयोजक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, आप पार्टी के संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल जो मुखिया है वो इसमें पार्टी बनाया गया। और लास्ट 1 मिनट और अंतिम, देखिए इसमें यदि कोई कानूनी कमी है तो उस कानूनी कमी के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। बड़ी बात आपने आप बोली। एक मिनट, यहाँ पर यदि मनीष सिसोदिया जी या संजय सिंह जी इन्होंने अपने सारे जूते घिस दिए और कहीं भी उनको न्याय नहीं मिला है उनके हिसाब से, कहीं उनको बेल तक नहीं मिला है, और हर जगह जहां भी बेल एप्लीकेशंस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि जो एविडेंसेज हैं वो इतने क्लियर है, बिल्कुल सबूत है उनके पास। और इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर इससे पहले सत्येंद्र जैन, ये तीन जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में हैं, इस वक्त जेल जा चुके हैं। यही तो भय का कारण है, यही भय का कारण है। यही पूछ लेते हैं, पता है कि जैसे ही वो क्या धनेंद्र जी ये भय का कारण है, इसीलिए आप डरे हुए हैं कहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल न चले जाएं, इसीलिए ये पैतरा अपनाया जा रहा है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और वजह बताएंगे? देखिए निधि जी, मैं फिर यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर देश में किसी नेता से सबसे ज्यादा डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने 4 बार आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली में आ रहा है, बार हार जाते। चुनाव में लड़ने की औकात नहीं है, जमीन पर लड़ने की हमसे चुनाव में औकात नहीं, हमसे आमने सामने चुनाव में जीत नहीं पाते। इसीलिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, क्राइम ब्रांच के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने तय कर लिया कि 2024
2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम नेताओं को या तो जेल में डाल लेंगे या अदालत के बाहर खड़े कर देंगे, ताकि मोदी जी अकेले चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जीत जाए। ये मोदी जी का अगर आप प्लान है। गलत नहीं है तो कानूनी रूप से इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन का डर क्यों है? हालांकि कानून के जानकार इस वक्त कौशिक सर हमारे साथ हैं। कौशिक सर, मैं ये इस आधार पर समझना चाहती हूँ, क्या वाकई अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि ईडी ने तो कोर्ट में ये भी कह दिया है कि पब्लिक सर्वेंट होकर भी वो समन की तामील नहीं कर रहे। देखिए, उनके लिए निश्चित रूप से परेशानी तो बढ़ जाएगी क्योंकि जो अखबार कह रहे थे सीबीआई ने अपनी कंप्लेंट दाखिल कर दी है और कोर्ट ने उसमें 7 तारीख की सुनवाई लगाई है। तो ऐसा उम्मीद करना चाहिए कि जो रिकॉर्ड बेस्ड है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे कोर्ट जरूर क्या नाम है कोई ना कोई ऑर्डर ऐसा पास करेगी जिसमें ये डायरेक्शंस होंगी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। कौशिक सर कुछ बोल रहे हैं। निधि, एक सेकंड, लेकिन कौशिक सर, अगर ये रीजनिंग दे दी जाती है कि अभी तक समन में कि क्या क्या वजह ऐसी रही है जो वो पेश नहीं हो पा रहे, अगर ये रीजनिंग बकायदा हर समन में दे दी गई है तो बावजूद उसके क्या ईडी ऐसे में कोर्ट का रुख कर सकती है, ये देखते हुए, ये जानते हुए कि उन्होंने हर समन का एक रिप्लाई तो किया है? देखिए ये क्या नाम है, मेरा और आपका इस पर फैसला नहीं हो सकता कि ये वो उनका जो जवाब है वो सही है या गलत है। ये कोर्ट फैसला करेगी कि उनका जो जवाब है वो वेग है या सही है। यदि कोर्ट उसको मेरिट्स पे एग्जामिन करेगी, यदि उनका जवाब सही है तो कोर्ट कंप्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी, नहीं है तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। कौशिक सर, एक मेरा बहुत बेसिक सवाल है। अब जब 7 फरवरी को सुनवाई होगी, अब 5 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और ईडी के पास ये वैलिड पॉइंट है कि वो पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? 7 फरवरी को कोई स्ट्रॉन्ग बात सामने आ सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात सामने आ सकती है? देखिए इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो कोर्ट जो है ना उनकी ईडी की कंप्लेंट के बेसिस पे ऑर्डर कर दे, दूसरा ये भी हो सकता है उनको 24 घंटे 48 घंटे का मिस्टर केजरीवाल को टाइम दे दे कि आप इसका जवाब दाखिल कर दिए, फिर इस पर कोई शॉर्ट डेट लगा के उस पर ऑर्डर पास करें। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जयशंकर गुप्ता कि सर, कल को मिस्टर केजरीवाल ये ना कहें जी कल को ये ना कहें कि मेरे को नेचुरल जस्टिस नहीं मिला इस केस में। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि उनको भी वो पूरा मौका, वो अधिकार मिलना चाहिए जो कोर्ट के भीतर वो कानूनी लड़ाई है। लेकिन जयशंकर सर, ये बार बार बहस हो रही है कि राजनीतिक लड़ाई को, जब राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है, तो उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। क्यों बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी की एजेंसी है या आरोप लगा रही है, या बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी पर? कानूनी है लड़ाई तो कानूनी तौर पर लड़ें। नहीं, बिल्कुल निधि, बात सही है। देखिए, भ्रष्टाचार पे कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी का भी भ्रष्टाचार हो, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ईडी को इस बात का तो जवाब देना ही होगा, चाहे हो सकता है 7 फरवरी को अदालत में जवाब दे ईडी कि अरविंद केजरीवाल अगर पूछ रहे हैं कि मुझे आप अक्यूज के रूप में बुला रहे हैं कि विटनेस के रूप में बुला रहे हैं, तो बताना पड़ेगा। ये जवाब काफ़ी नहीं होगा कि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में उनको बुलाया जा रहा है। आपको सीधे सीधे बताना होगा कि आपको विटनेस के लिए बुला रहे हैं या एज अक्यूज्ड बुला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, तेजस्वी यादव के यहाँ छापे पड़े हैं, रोहित पवार के यहाँ छापे पड़े हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है भ्रष्टाचार विरोधी ऑर्गेनाइजेशन के बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है, क्योंकि इसी बेसिस पे तो ये आरोप लगा दिए जाते हैं ना कि ये सब कुछ गैर कानूनी है और ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। सुरभि, इसमें सुरभि एक बात और भी है ना कि भाई ईडी का जो बिहेवियर रहा है, आखिर हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक, ये सारे लोगों पर ईडी चुप हो जाती है जब वो सरकारी पार्टी में चले जाते हैं लोग, और जब सरकारी पार्टी से अलग हो जाते हैं तो तुरंत ईडी एक्टिव हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार रोकने से कम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम ईडी ज्यादा करता है। और ईडी की कार्रवाई को लेकर ही सर मैं आपको रोकना चाहती हूँ, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से क्या कहा गया? ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करती है, कोई राजनीतिक मतभेद के कारण नहीं होता है। जो जैसा करता है
देश का कानून अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करती है, जो चाहे वो लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे इस प्रकार के जो लोग हों। जैसे जो बात आप कह रहे थे वही हमने यहाँ नित्यानंद जी की बात भी सुन ली और उन्होंने यही कह दिया कि किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि सब कुछ नियम कानून के मुताबिक हो रहा है। मैं कुछ कहूं? मैं आपके पास आती हूँ सर, आप अपनी बात पूरी। नहीं, मेरा यही सवाल है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे होंगे, गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ बताना होगा ईडी को कि मुकुल राय जब टीएमसी में थे उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई। मुकुल राय जब बीजेपी में चले गए ईडी की जांच रुक गई। मुकुल राय फिर जब वापस चले गए टीएमसी में फिर जांच शुरू हो गई। मतलब इसका क्या कोई जवाब है क्या, कोई जस्टिफिकेशन है क्या? गृह राज्य मंत्री के पास जस्टिफिकेशन हो या ईडी के पास हो तो बताना चाहिए। अमिताभ जी से जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। जी अमिताभ जी, बार बार आरोप लग रहे हैं कि ईडी उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो विपक्ष के लोग हैं, और सत्ता पक्ष में जो है वो साफ सुथरे हो जाते हैं जब आ जाते हैं। इस पर आप क्या कहें? मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सम्मानित मित्र हैं जयशंकर जी, मैं इनको बहुत सम्मान भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन मैं एक ही चीज इनसे कहना चाहता हूं कि ये लगातार यदि किसी एक राजनीतिक पक्ष के प्रवक्ता के नाते यदि साउंड करने लगे तो मुझे थोड़ा उसका बुरा लग रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूूं कि मैं तथ्यों की बात करता हूं। एक मिनट अब जयशंकर जी, मैंने आपको कभी टोका नहीं, आप इतना तो रखेंगे गरिमा। मैं आपसे आपने मेरा नाम लेके पहले एक टिप्पणी की थी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी है यहाँ ये देश से यदि सब लोग, जो आपका विपक्ष है जयशंकर जी, जो आप विपक्ष के प्रवक्ता के नाते भी दिख रहे हैं, वो हमेशा ये चिल्लाता है कि संविधान का शासन है, संविधान का शासन है। तो संविधान ही कहता है कि आपकी फाइनल रेमेडी जो है, जो अंतिम आपका अस्त्र है, वो न्यायालय है, कानून की लड़ाई है। यदि आपको लगता है कि ईडी जो है वो पक्ष बन गया है तो आप कानून के पास क्यों नहीं जाते? आपको इतना ही कहना है कि यदि आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए सामने यदि संविधान ने व्यवस्था बनाई है, जो एक स्तंभ 3 बनाए हैं, उसमें संविधान ने न्यायपालिका को ऐसे अन्यायों से रोकने की व्यवस्था की है। आप सिर्फ जबानी लफाजी मत करिए कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे आप जाइए, आप जाके और न्यायालय में क्यों मनीष सिसोदिया को, क्यों हेमंत सोरेन को, एक मिनट, हेमंत सोरेन को या किसी या संजय सिंह को क्यों न्यायालय से क्यों नहीं मिला किसी तरीके का रिलीफ? क्यों नहीं मिला? मैं भारद्वाज जी इसका जवाब दे दीजिए ना। अगर सब कुछ इतना सही था तो कोई रिलीफ क्यों नहीं मिला? जमानत भी तक नहीं मिल पाई। और यही मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जबानी लड़ाई मत लड़िए। जबानी लड़ाई और ये सियासी लड़ाई क्यों बन जाती है भारद्वाज सर? जब कानूनी शिकंजे की बात आती है तो अगर आप सही हैं तो कोर्ट के सामने साबित कर दीजिए। सुरभि, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अरे इनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कानून की बात, आपका जवाब तो देंगे, आपका जवाब तो देंगे। अमिताभ जी, जो बात आपने कही ना वही सवाल मैंने किया। अमिताभ जी, आपने कहा ना, आपने ये बात कही ना कि कानून के सामने सारे तथ्य रख दीजिए, अगर सही है तो कानूनी लड़ाई का सामना करिए। तो भारद्वाज जी, एक क्विक रिएक्शन, एक जवाब दे दीजिए, समय की भी आगे कमी है, कि अगर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो फिर क्यों नहीं सहयोग करते? सुरभि, देश के कानून का, देश के संविधान का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुंडागर्दी की सरकार चला रही है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। ये बहस बहुत ज्यादा तल्ख हो गई है, ये बहस बहुत ज्यादा तल्ख हो गई है। एक बड़ी खबर बता दें, आधे घंटे से आतिशी के घर पुलिस इस वक्त मौजूद है, ये टीम मौजूद है। आतिशी के जो ओएसडी हैं उनका इंतजार भी किया जा रहा है। आतिशी घर पर मौजूद नहीं है, ओएसडी से आतिशी से मिलवाने के लिए कहा जाएगा। आतिशी नहीं मिली तो ओएसडी को फिर नोटिस सर्व किया जाएगा। देखिए ये बड़ी बात है, लेकिन जितेंद्र हमें और ज्यादा जानकारी इस बारे में दे रहे हैं। जितेंद्र, अभी आतिशी कहाँ हैं और अगर वो नहीं मिली तो फिर ओएसडी को कब तक नोटिस दे दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है अब वो आतिशी के घर से बाहर निकल चुकी है। कोशिश की गई कि आतिशी से संपर्क हो पाए, इसके अलावा उनके ओएसडी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब जो टीम है वो देखिए वापस लौटती हुई आतिशी के घर से साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की आखिरकार क्या आतिशी को या उसके स्टाफ को सम्मन रिसीव कराया गया, इस बारे में जो एसीपी है संजय अरोड़ा, उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त
जो संजय अरोड़ा है, माफ कीजिएगा, जो पंकज अरोड़ा है, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आतिशी के घर से निकलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुमकिन है कि आतिशी का जो स्टाफ था उसको सम्मन रिसीव करवा दिया गया है और उसके बाद ही जो टीम है वो यहां से वापस लौट रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सम्मन रिसीव हो चुका है, आतिशी के स्टाफ को सम्मन रिसीव कराया जा चुका है और उसके बाद ये देखिए जो टीम है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की वो आतिशी के घर से बाहर निकल चुकी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये कंफर्म करना होगा कि क्या नोटिस सर्व कर लिया गया है, रिसीव किसी की तरफ से किया गया है या नहीं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें आतिशी के घर से दिखा रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया क्योंकि आतिशी दिल्ली में मौजूद नहीं है इसलिए काफी देर तक पिछले आधे घंटे से यहां पर मौजूद टीम इंतजार करती रही। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ऑफिसर्स अब आतिशी के घर से रवाना हो रहे हैं। हालांकि ये अभी कंफर्म किया जाना बाकी है कि अंदर आतिशी की गैर मौजूदगी में क्या ये नोटिस किसी और की तरफ से रिसीव किया गया है या नहीं। लेकिन जितेंद्र, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और क्या थोड़ी देर में ये कंफर्म हो जाएगा कि घर पर अंदर कौन मौजूद था और किसे नोटिस दिया गया? जितेंद्र, बिल्कुल सम्मन रिसीव करा दिया गया है। ओके जी बिल्कुल सम्मन रिसीव करा दिया गया आतिशी के स्टाफ को और उसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है सम्मन रिसीव कराने के बाद निकलते हुए साफ तौर पर यहां से देखी जा सकती है। दरअसल ये जो सरकारी आवास है ये कैंप ऑफिस है आतिशी का। आतिशी कालकाजी में रहती है और आतिशी इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है। आज संडे है, आतिशी अपने कैंप कार्यालय में नहीं आई है, तो ऐसे में आतिशी का जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था उसको सम्मन यहाँ पर रिसीव करवा दिया गया है और उसके बाद जो टीम है वो यहाँ से निकली है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाकायदा जो ACP पंकज अरोड़ा है जो यहाँ पहुंचे थे, अब वो यहाँ से निकलते हुए साफ तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से देखी जा सकती है। जितेंद्र, क्या पता लग पाया है कि इस नोटिस में क्या रहा जो कि रिसीविंग दे दी गई है आतिशी के दफ्तर की तरफ से? क्या बोला गया है नोटिस में? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं 3 दिन का वक्त इसमें दिया गया और 3 दिन के अंदर आतिशी को ये बात साफ करने के लिए कहा गया है कि जो उन्होंने आरोप लगाए विधायकों की खरीद फरोख्त के, वो किस आधार पर लगाए, क्या उनके पास इसको लेकर कोई डिजिटल सबूत है या कोई अन्य सबूत है। और इसके अलावा जिन तो मूल सवाल यही है कि जो आरोप खरीद फरोख्त के लगाए हैं, जो आरोप आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस के लगा रही है बीजेपी पर कि उनके MLA खरीदने की कोशिश हुई है और ये खरीद फरोख्त की गई है बीजेपी की ओर से, तो इसके सबूत कहाँ हैं, यही बात नोटिस में भी है।